माननीय विधायक जी ने जानना चाहा है आपके माध्यम से, क्या वर्तमान में राज्य के किसानों पर कोई कृषि ऋण बकाया है? यदि हाँ, तो ऊपर वर्णित कृषि ऋण की बकाया राशि की सीमा में कुल कितने किसानों के विरुद्ध राशि बकाया है? उसका जिलावार ब्यौरा क्या है? मेरा जवाब हाँ में है और 31 दिसंबर 2024 तक 27,71,676 किसानों के विरुद्ध कृषि ऋण की बकाया राशि 60 करोड़ रुपए बकाया है। जिलावार को टेबल कर दिया है, आपको मिल गया होगा। और कुछ बात जानना चाहिए? स्पीकर सर, मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से था और ये बहुत एक चिंता की बात है कि 60,000 करोड़ रुपया किसानों पे कर्जा है और ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ये चलता आ रहा है। 11 साल से आपकी मंत्री महोदय जी, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसे प्रयास किए गए कि हमने उन किसानों का कर्जा कम करने के लिए क्या ऐसी नीति बनाई गई जिनसे उन किसानों का जो 60,000 करोड़ रुपया कर्जा है, 27 लाख किसानों में से कितने किसानों को इस बात का लाभ पहुंचा? जो सरकार की नीतियां पॉलिसियां हैं उससे कितने किसान लाभान्वित हुए? क्योंकि हम सब लोग खेती करते हैं, मुख्यमंत्री जी के भी जमीन नाम है, खेती करते हैं। ये कर्जा जो है ये बैंकों का कर्जा है और कई ऐसे प्राइवेट बैंक है जिनके, क्योंकि किसान मजबूरी में बेटी की शादी है या कोई काम के लिए उनके पास जाता है, और बहुत से बैंक इतना ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, जो प्राइवेट बैंक छोटी छोटी दुकानें खुली हुई, कि क्या हम उन चीजों पे चेक्स और बैलेंसेस रखते हैं कि हम उन किसानों को किसी चीज की, क्योंकि अगर उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो क्या ये वाजिब है कि उन किसानों को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़े? क्या कोई ऐसी विंडो है जहां जाके वो अपनी आपबीती रो सके? माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी आदित्य जी ने बात कही है, क्योंकि पैसा बकाया है किसानों का, परंतु किसान पुराना कर्जा लेता है और लेता भी और देता भी रहता है। एक रोटेशन है किसान की, बैंक से वो कर्जा लेगा, वापस भी करेगा। किसान फसल का लोन लगातार लेते और देते रहते हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, जो हमारे किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, हार्वेस्टर है, लैंड लेवलिंग है, और जो कई इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जिनके ऊपर किसान लोन मध्य अवधि के लिए लेता है और समय अनुसार उसको वापस भी करता है। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं करता, किसान उसको वापस भी करता है। मैं माननीय सदस्य जी बताना चाहूंगा कि हर को बैंक 1.5 लाख तक का लोन देता है, जिसका इंटरेस्ट माननीय अध्यक्ष जी वो सरकार वहन करती है। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो हर को बैंक से वो लोन लेता है वो 7% ब्याज के ऊपर उसको मिलता है, परंतु उसका हरियाणा सरकार 4% वहन करती है और केंद्र सरकार 3% वहन करती है। कोई इंटरेस्ट किसान का नहीं लगता, बिना इंटरेस्ट के उसको लोन देने का काम सरकार करती है और इसी कारण से किसान लेता भी है, देता भी रहता है उसके ऊपर। और ये जो माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि कितने किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, कोई भी किसान अगर लोन लेना चाहे तो उसका ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट सरकार उसका वहन करती है। जो मैंने बताया है उसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि किसान के लिए एक कोऑपरेटिव बैंक से उसको वो लोन मिलता है। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि सीएम साहब मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। मेरा सवाल है कि सरकार ने ऐसा क्या प्रयास किया 11 सालों में कि हमने जो 27 लाख जो किसान कर्जे में हैं
उनको कर्जे से उबारने के लिए ऐसे हमने क्या प्रयास किए? मुख्यमंत्री जी, मैंने सर अभी बजट 70 था, बजट के अंदर भी मैंने उसकी अनाउंसमेंट की है। मुख्यमंत्री जी, इन्होंने शायद सुना नहीं, उस दिन यहाँ नहीं होंगे। मैंने सुना है जी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, किसान जो कर्जा लेता है उसको पता है कि तू सक्षम है कर्जा उतारने के लिए, लेकिन किसान मार कहां खाता है? जब सरकार किसान को खेती लायक पानी नहीं देती, किसान अपनी जेब से उत्तम क्वालिटी का बीज लेके आता है, किसान अपनी जेब से महंगी पेस्टिसाइड कर सकता है, वो सक्षम है। लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए किसान की फसल नहीं होती। आप एमएसपी की बात करते हो, कोई सप्लीमेंट्री है तो करिए। यही है, इतनी मैंने चर्चा यही कहा है। हमने ऐसे क्या सटीक बात आपने सर ऐसे क्या मेजर्स लिए हैं जिससे कर्जा कम? मुख्यमंत्री जी ने बताया क्या मेजर्स लिए हम? उसके अलावा कुछ और है? मान्य अध्यक्ष जी, वैसे तो जो इन्होंने क्वेश्चन किया इससे संबंधित नहीं है, परंतु ये दूसरी तरफ लेके मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, 2014 से पहले मेरे हरियाणा का किसान कितनी पैदावार करता था, आज 2025 कितनी पैदावार करता है? माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हमने एक खेत के ऊपर किसान को सब्सिडी दे करके स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचाने का काम किया है। और अंतिम टेल तक, माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम टेल तक जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि पानी नहीं पहुंच रहा, ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचा, उसकी व्यवस्था अगर की है जितना पानी है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, पानी एक हमारे पास लिमिटेशन में है, पानी कोई फैक्ट्री में भी नहीं बनता। हम बार बार इसके लिए हमने एक योजना भी बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। हमने किसानों को इसके लिए भी प्रेरित किया है कि आप ज्यादा जो पानी लेने वाली फसल है उससे डाइवर्सन करिए। उसके लिए डाइवर्सन अगर करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए भी 7,000 रुपए हम देते हैं कि अगर वो दूसरी फसल जीरी से अलग, धान से अलग फसल लेता है उसको भी 7,000 देते हैं। अभी मैंने बजट के अंदर 1,000 रुपए और बढ़ाने का घोषणा किया है कि उसको 8,000 रुपए देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इतना हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित में जो काम किए हैं, मेरे ख्याल से आज तक इतने काम नहीं हुए। बात तो कोई भी किसी प्रकार की कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। श्री सुनील सतपाल सागवान, क्वेश्चन नंबर 112 सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक साहब का प्रश्न था कि क्या चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सर्जन और फिजिशियन की पोजीशन वेकेंट हैं और कब तक ये फिल हो जाएंगी? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ये है कि अभी कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं होती हैं फिजिशियंस या सर्जन की आज के दिन, मगर हाँ जी वैकेंसीज हैं चरखी दादरी अस्पताल में, वो बहुत जल्द पूरी कर दी जाएंगी। 561 डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट सीएम साहब ने दी है 8 तारीख को, और हमारी सरकार चाहती है कि सबसे पहले हम जो सिविल अस्पताल हैं पूरे हरियाणा में उनको पूरे किए जाए, जो भी वैकेंसीज हैं वहाँ पे इक्विपमेंट की हो, डॉक्टर्स की हो, वो सारे सिविल हॉस्पिटल्स फुली इक्विप्ड हो जाए। सर, मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि बाकी बची हुई पोस्टें वो कब तक फिलअप हो जाएंगी, फिजिशियन और सर्जन की? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे पहले हम सिविल अस्पतालों को ही भरना चाहते हैं, तो जैसे ही ये अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, पोस्टिंग्स हो जाएंगी, आप देखेंगे कि सभी सिविल अस्पताल पूरे हरियाणा में भर दिए जाएंगे। श्री प्रमोद विज, श्री चंद्र मोहन, श्री ओम प्रकाश यादव। क्वेश्चन नंबर 115। महोदय, ये सैनिक सदन भवन का निर्माण का एस्टिमेट कल बन के आया है और इसी तकरीबन महीने के अंदर इसका हम टेंडर लगा देंगे और जल्दी इसका निर्माण कर देंगे। श्री अनिल यादव, नंबर 116। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने सवाल को 2 भागों में पूछा है कि क्या गांव कोसली में तहसील के सामने 75 एकड़ भूमि पर जो कॉलोनी बसी है उसे नियमित कर दिया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा
कि 75 एकड़ जो भूमि तहसील के सामने है HDFC कॉलोनी, उसके साथ साथ दूसरी संजीवनी अस्पताल कॉलोनी जिसका आईडी नंबर 13211 है और क्षेत्रफल 5.67 एकड़ है, उन दोनों कॉलोनियों को वहां पर नियमित कर दिया गया है। और दूसरा 8 कॉलोनी के बारे में सदस्य ने पूछा है, तो 8 जो कॉलोनी है नीचे डिप्टी कमिश्नर की जो कमेटी है उसके तहत वो विचाराधीन है, उनका एग्जामिन चल रहा है, रिपोर्ट आते ही उन पर जो भी है निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद सर। श्री मनमोहन भडाना। प्रश्न 117। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने अपना सवाल जो पूछा है वो चिंता जताई है कि हरियाणा सरकार के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जो रेगुलर उनको रोकथाम के लिए भी जो नई नई कॉलोनियां हो रही हैं उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो मैं माननीय सदस्य का पूरा डिटेल जो है पटल पर रख दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इसके अंदर तहत तो टोटल 1/1/2015 से लेकर 1/10/3/2025 तक 6904 अनधिकृत कॉलोनियों का पता लगाया गया। उसमें से 26,650 एकड़ पर बनी हुई 3937 कॉलोनियों को ध्वस्त करने का काम किया गया और जबकि 1879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का काम किया गया। और उसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा 1/1/2015 के बाद ऐसी कॉलोनियों को 25,254 एकड़ भूमि पर फैली 2145 कॉलोनियों को नियमित करने का काम भी किया। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर सैकड़ों कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया, उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया। और उसके अलावा जो अनऑथराइज कॉलोनीज काटते हैं उनके तहत 7A के तहत हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और जगह जगह पर बोर्ड लगाकर लोगों को अवगत कराने का काम भी किया है कि इस तरीके की कॉलोनीज में प्लॉट ना खरीदें। और सरकार ने इसके तहत जो है 2 जो अपना नई स्कीम्स लाने का काम भी किया। अफोर्डेबल स्कीम जो है और दीनदयाल योजना कि छोटे छोटे शहरों पर जो रेगुलाइज कॉलोनियां जो ऑथराइज कॉलोनियां वो डेवलप हो सके, अनऑथराइज कॉलोनीज ना हो सके। लेकिन जो सदस्य ने यहाँ जो उठाया है इनकी चिंता जायज है। हमें और भी ज्यादा सख्ती करने का इस पे जरूरत है कि हरियाणा के अंदर जो इतने सब सुविधाओं के बावजूद भी अनधिकृत कॉलोनियां बन रही है उनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा भी हुई है और कड़ाई करने का काम हम लोग जल्दी करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी। मनमोहन जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का भी इसमें कुछ मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और हैं जो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से। ये जो रेगुलराइज में बात कही है कि 2145 कॉलोनीज रेगुलराइज हुई हैं, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका कोई आधार है, कोई क्राइटेरिया हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि किस आधार पे कौन सी कॉलोनियां रेगुलराइज होती हैं। दूसरा, जो कॉलोनियां या मकान पहले पंचायत भूमि में थे और बाद में MC लिमिट्स में आ गए, तो उनका क्या होगा? क्योंकि हमारी जो पहले अभी बिल पास हुआ था कि पंचायत भूमि में 500 गज से जो कम एरिया के जो मकान है उनकी रजिस्ट्री की जा सकती है, लेकिन ऐसे कई कॉलोनियां हैं जो पहले पंचायत भूमि में बसे हुए थे, उसके बाद जो है वो आप म्युनिसिपल लिमिट्स में आ गए हैं, तो उनके लिए क्या सरकार सोच रही है? तीसरा एक और सप्लीमेंट्री है मेरा कि जैसे कि मंत्री जी ने बहुत सही कहा कि बहुत सारे कदम ऐसे उठाए हैं, दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है दीनदयाल वाली, उससे काफ़ी हुआ, लेकिन वो चलते समय में वो उसका जो है प्रभाव कम रहा कि जो हम लोगों तक पहुंचना चाहते थे, एक अफोर्डेबल हाउसिंग या अफोर्डेबल प्लॉट्स देना चाहते थे, वो कहीं उसमें कमी रही, वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या उसके अलावा कोई और एक माइक्रो लेवल पे कोई ऐसी स्कीम ला सकते हैं जहां कि हमें ये सोचने पे मजबूर हैं कि भाई क्यों ये अनाधिकृत कॉलोनियां जो इतनी मशरूमिंग हो रही हैं पूरे हरियाणा में? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि जो पंचायत के अंदर भूमि थी वो अगर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आ गई है तो ये स्कीम दोनों पर लागू है, चाहे वो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर है चाहे नगरपालिका क्षेत्र के बाहर है। दोनों तरह की कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का प्रोविजन है और दोनों में कॉलोनियों को रेगुलाइज किया गया। सैकड़ों की संख्या में कॉलोनियों को रेगुलाइज करके उसमें हजारों करोड़ रुपए लगा के मूलभूत सुविधाएं देने का काम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और इसके बावजूद जो सदस्य ने चिंता जताई है कि हमें कोई और स्कीम अफोर्डेबल की लानी चाहिए, तो उसके तहत 5 एकड़ तक की स्कीम है और बहुत ही कम उसके रेट्स हैं।
लेकिन जैसा कहा कि ये चिंताजनक काम है, उसके बावजूद भी, सख्ती के बावजूद भी कुछ कॉलोनीज और अनऑथराइज डेवलप हो रही हैं। उसके लिए एक पूरी डिटेल चर्चा करने की जरूरत है और उस पर एक नए कड़े कानून लेकर आएंगे और कोई लिबरलाइज करने के लिए कोई और पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी को बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, श्री रणधीर पनिहार जिनका प्रश्न नंबर 105